हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की स्टडी की थी और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर दिया था। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने उसकी आउटर मोस्ट लेयर कैप्सूल को डिस्कस किया था। आज हम कैप्सूल के बाद बैक्टीरिया में पाई जाने वाली लेयर सेल वॉल का डिस्कशन करेंगे। तो सेल वॉल क्या है? इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की पहचान है जिसके कारण हम बैक्टीरिया को प्लांट्स में स्टडी करते हैं। इट इज़ टफ, ये जो है कठोर नेचर में है, एंड रिजिड और कठोर है। इट इज़ टफ, रिजिड एंड फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल मीन्स लचीली होती है, तो ये कुछ हार्ड है, कठोर है और लचीली है। एंड ग्रेन्युलर इन स्ट्रक्चर, कुछ इसमें ग्रेन्यूल्स यानी कि दाने और इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन माइक्रोफाइब्रिल का अभाव होता है। किसी प्रकार के माइक्रोफाइब्रिल्स इसमें नहीं पाए जाते। इसकी जो थिकनेस है 50 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग है। सेल वॉल, तो इसमें मेन जो करेक्ट पॉइंट्स हैं वो याद रखेंगे। इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट किंगडम। टफ है, रिजिड है, फ्लैक्सिबल है। इतनी बातें आप लिख सकते हैं और बाकी को चाहे तो छोड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, इसकी जो सेल वॉल की थिकनेस है वो 50 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग है। और सेल वॉल जो है जिनसे मिलकर बना है वो मेन कंपोनेंट है, जिनको हम शॉर्ट में याद करने के लिए कहते हैं नाग, नाम एंड पेप्टाइड चेन। तो इसमें नाग, NAG, जिसको नाग बोल देते हैं, इसका फुल फॉर्म है N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है कि सेल वॉल के कंपोनेंट क्या है। तो एक तो नाग है और दूसरा नाम है। नाम का फुल फॉर्म है N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो नाग, नाम। और थर्ड कंपोनेंट क्या है? पेप्टाइड चेन ऑफ 4 और 5 अमीनो एसिड। कि और क्या ऐसे मिलते हैं? अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। और आपको बताइए कि अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड चेन बनाते हैं। सेलुलोज एंड काइटिन अब्सेंट। इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि इसमें ना तो सेल वॉल में सेलुलोज है ना ही काइटिन प्रेजेंट है। काइटिन कैरेक्टर है फंगस का और सेलुलोज कैरेक्टर है ग्रीन एल्गी और अदर प्लांट्स का। तो इसकी सेल वॉल अदर प्लांट्स जैसे सेलुलोज या फंजाई जैसे काइटिन की बनी नहीं है। ये सभी कंपोनेंट मिलकर पेप्टाइडोग्लूकन या म्यूकोपेप्टाइड बनाते हैं। तो इसकी जो सेल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनको हम कंबाइंड वे में पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं। काम क्या करता है ये सेल वॉल? तो इसके फंक्शन क्या है? फॉर्म्स सेल शेप, कि बैक्टीरिया की आकृति को बनाए रखता है, उसकी शेप को बिगड़ने नहीं देता। प्रोवाइड रिजिडिटी, कुछ मजबूती देता है जिससे उसका स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहता है। और थर्ड है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सहन करने की ये जो है क्षमता देता है। थोड़ा और डिटेल अगर हम करना चाहें तो देख सकते हैं कि सेल वॉल में 4 लेयर्स होती हैं जिनका नाम L1, L2, L3 और L4 दिया गया है। तो इसमें L2 और L1 में जो है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है और L3 और L4 जो है आउटर हैं, डार्कर हैं, वेवी होते हैं और इसमें जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। तो L3 तो आउटर डार्कर है लेकिन वेवी नहीं है, लेकिन L4 आउटर है, डार्क है और वेवी नेचर की होती है। तो इस तरह की सेल वॉल की 4 लेयर है। बताना चाहे बता सकते हैं, नहीं तो इस पॉइंट को भी ग्रेजुएशन में हम छोड़ सकते हैं, PG वगैरह में तो बताते हैं। और क्या नेक्स्ट कैरेक्टर है? हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सहन करने की क्षमता भी इसमें रहती है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सबसे बाहर कैप्सूल वॉल या स्लाइम लेयर, उसके बाद सेल वॉल और थर्ड जो उसके बाद पाया जाएगा उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या एक नाम और है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे और प्लांट और एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी तरह से उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मिलती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है? लगभग 75 एंगस्ट्रॉन्ग थिक है। सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन
स्टिरॉल अब्सेंट एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो इसमें जो है स्टिरॉल जो है अब्सेंट है, जो इसकी प्रोकैरियोटिक नेचर को बताता है। डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की इसमें डबल लेयर पाई जाती है। तो ये लेयर में इसमें क्या होगा, लिपिड होंगे और फास्फोरिक एसिड होता है। तो अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो फॉस्फोलिपिड लेयर भी वहाँ पर डिटेल में आई होगी। फॉस्फोलिपिड लेयर के बारे में अगर हम देखें तो इसमें जो है दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो अंदर की तरफ मिलेंगे और हाइड्रोफिलिक कहाँ मिलेंगे, हमें बाहर की साइड में मिलते हैं। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होते हैं और हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वाटर हीटर होते हैं। हिंदी में हाइड्रोफिलिक को द्रव स्नेही और इनको हाइड्रोफोबिक को द्रव विरोधी कहते हैं। प्रोटीन एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड की जो लेयर बनी है, डबल लेयर जो बनी है, उसके अंदर बीच बीच में प्रोटीन धंसा रहता है। केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सेम एज द ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कि अगर हम देखें कि केमिकल नेचर इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में समान मिलती है। सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग होती हैं, सेल वॉल के कैरेक्टर्स अलग होते हैं। इसी के बेसिस पर जो है इनका नाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दिया गया। एक्चुअली में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ ग्राम निगेटिव होते हैं। किसको हम पॉजिटिव और किसको हम निगेटिव कह रहे हैं, तो इस बात को सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन करने की एक टेक्निक निकाली जिसको हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। इस पूरी टेक्निक को करने के बाद जो इस टेक्निक के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह देते हैं, और जो बैक्टीरिया इस पूरी टेक्निक को देखने के बाद या उसमें से पास आउट होने के बाद निगेटिव रेस्पॉन्स देता है, यानी कि उस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, उस प्रक्रिया का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको हम जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस बेसिस पर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, इसे एक स्टेनिंग टेक्निक है, स्टेनिंग के बेसिस पर हम सभी बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक पार्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है और जबकि दूसरा पार्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का है। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ये कैरेक्टर डिपेंड करता है सेल वॉल की थिकनेस पर। लेकिन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, दोनों में समान होती है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सेल वॉल का अगर हम कैरेक्टर देखें तो वो वहाँ पर मिलेगी। तो क्या डिफरेंस होता है, ये सारा डिटेल जब स्टेनिंग टेक्निक आएगी, ग्राम स्टेनिंग, उसमें डिटेल में बता दिया जाएगा। देन फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के, फॉर्म्स बाउंड्री लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे रहती है, प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री लेयर या सीमा की लेयर बनाती है, सीमा। मैनी मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, कि इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड, वो यहीं पर बनता है। और क्या बनता है, साथ में बनता है यहाँ पर फास्फोलिपिड। देन कंट्रोल्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सप्लाई, और ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सप्लाई को भी कंट्रोल करता है कि कौन उसके अंदर से होकर पास होके जाना है और कौन सा नहीं जाना। तो ये एक तरह का सिलेक्टिवली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया के अंदर लिक्विड दिखाई देता है, देखिएगा यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर पे कैप्सूल के बारे में स्टडी कर लिया, सेकंड नंबर पे हमने सेल वॉल के बारे में स्टडी कर लिया, थर्ड नंबर पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली, यानी कि ये जो ब्लू कलर से डायग्राम में दिख रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ब्राउन कलर का कैप्सूल है, अंदर की तरफ ये जो रेड कलर की लाइनिंग से हल्का सा जो दिखाई दे रहा है ये सेल वॉल है, और ब्लू कलर से जो लेयर दिख रही है वो क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, जो हमने वाइट कलर से दिख रहा है, फ्लूइड की तरह इसमें मैट्रिक्स होता है, उसी को हम जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर या उस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये जो है मैसेंजर आरएनए है जिससे राइबोसोम जुड़े हुए हैं, फूड ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ पर 2 जुड़े हुए हैं, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हमें डीएनए चाहिए,
तो यहाँ पर जो है डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है, चारों तरफ से मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। इसी कारण ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। अगर इस डीएनए के चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाएगी तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर को पूरे को न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ये यूकैरियोट्स के कैटेगरी में आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मीजोसोम है। तो ये सारे स्ट्रक्चर, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोम हो, फूड पार्टिकल हो या कोई और कंपोनेंट हो, ये सब जो है इसके मैट्रिक्स में इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, फैले रहते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ, पहले हम साइटोप्लाज्म की बात कर लें। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म इज ए मिक्सचर ऑफ किस किस का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का और मिनरल्स का। साथ ही में इसमें न्यूक्लिक एसिड और वाटर पाया जाता है। वाटर लगभग इसका 90% पार्ट बनाता है। ये कोई भी सेल हो, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, उसका जो लिक्विड है वो उसका जो है 90% पार्ट होता है। प्रेजेंट इन कोलाइडल स्टेट, साइटोप्लाज्म हो या प्रोटोप्लाज्म हो, वो हमेशा कोलाइडल स्टेज में ही पाए जाते हैं। केमिस्ट्री आपने पढ़ी है कि कोलाइडल स्टेट क्या होती है। नॉन लिविंग पार्टिकल लाइक ग्लाइकोजन, प्रोटीन क्रिस्टल, लिपिड ग्लोब्यूल्स, वोलेटाइन ग्रेन्यूल्स, ये सब जो हैं इस लिक्विड में या मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। और साथ में मिलेंगे सल्फर और आयरन। अगर बैक्टीरिया कैसा है, ये बैक्टीरिया की नेचर पर डिपेंड करेगा, तब उसमें सल्फर और आयरन प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है, इसमें वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। तो वैक्यूल्स का ना पाया जाना इसको जो है और प्लांट से अलग रखता है। नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइक्लोसिस के दौरान कोई इस तरह का मूवमेंट नहीं होता, या ऐसे कहते हो कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मूवमेंट नहीं करता है, एक जगह ही पड़ा रहता है। और क्या है, और इसका साइटोप्लाज्म जो है होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब था एक समान, ऐसा नहीं कहीं गाढ़ा है कहीं पतला है, बिल्कुल, बल्कि ऐसा है कि इसकी जो टेक्सचर है, इसकी जो संरचना है, इसका जो संगठन है वो कैसा है, एक जैसा है, एक समान है, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब ये होता है एक समान। देन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, अब इस मैट्रिक्स में या इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, डीएनए, आरएनए या और भी कोई कंपोनेंट है वो सब हमें दिखाई देंगे। तो अब हम जो है कंपोनेंट की बात करेंगे, किसके, साइटोप्लाज्म के। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म में दिखाई देता है उसका नाम है बैक्टीरियल जीनोम। जीनोम यानी कि डीएनए। तो डीएनए को हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट जीनोम कह दिया कि बैक्टीरिया का डीएनए क्या है, इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है। ये एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है। नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे हाईली डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसकी तरह पर ये जो है इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। साथ ही में एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई, वो भी इसमें एब्सेंट है। न्यूक्लियोलाई का ना पाया जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ना पाया जाना और न्यूक्लियोलस, हाँ, न्यूक्लियोलस भी इसमें नहीं पाया जाता। तो इन सब की अब्सेंस इसको जो है एक अलग कैरेक्टर बताती है। सो न्यूक्लियस कॉल्ड गोनोफोर। तो इस तरह के न्यूक्लियस का नाम एक अलग दे दिया गया है जिसको हम कहते हैं गोनोफोर और न्यूक्लियोइड। तो गोनोफोर से ज़्यादा फेमस वर्ड इसके लिए न्यूक्लियोइड है, लेकिन दोनों नाम आप याद रखेंगे। अब इसका डीएनए कैसा है? डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सर्कुलर और रिंग शेप में भी है। नो एंड्स आर सीन, कि इसके डीएनए के किनारे जो है हमें दिखाई नहीं देते। कंटेन्स ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर सारी आनुवांशिक सूचनाएं मिल जाएंगी। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, अगर हम इसके डीएनए की बात करें तो 3 × 10⁹ डाल्टन। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, चूंकि ये प्रोकैरियोट्स है तो इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो डीएनए ऐसे ही इरेगुलर वे में पड़ा रहता है। नहीं तो जो यूकैरियोट्स है उसमें क्या होता है कि डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करेगा, कुछ अलग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन यहाँ पर ना तो न्यूक्लियोसोम बनेंगे ना इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनेगा।
मेन डीएनए क्रोमोसोम के अतिरिक्त एक और डीएनए भी पाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए तो है ही, इस तरह का मेन डीएनए तो मौजूद रहता ही है, लेकिन इस डीएनए के अलावा कुछ अलग जेनेटिक मटेरियल भी इसमें पाए जाते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल, या जिसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड में देखो, यहाँ पर मैंने इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड दिखाया है। ये एक तरह का स्पेशल डीएनए है। इसके अलावा इसमें मेन क्रोमोसोम और मेन डीएनए अलग है। तो यहाँ पर डीएनए ही क्रोमोसोम है। और डीएनए और क्रोमोसोम में क्या अंतर होता है? अगर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाता है तो और वो डीएनए और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है उसकी हेल्प से, तो उस स्ट्रक्चर को हम जो है क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉइलिंग जैसी कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगी, यानी कि डीएनए जो है डीएनए ही रहेगा, क्रोमोसोम में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। तो इस तरह से इसके डीएनए में इसका जो डीएनए है दो प्रकार का है। एक ऐसा है जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और इसका नाम है प्लाज्मिड। अगर हम इस प्लाज्मिड को, इस सर्कुलर डीएनए को सेल से बाहर निकाल दें, तब भी बैक्टीरिया के लाइफ पर कोई प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा। बैक्टीरिया तब भी सर्वाइव कर जाएगा, और अगर प्लाज्मिड है तब भी सर्वाइव कर रहा है, और अगर हमने इस एक्स्ट्रा डीएनए को हटा दिया तब भी जो है बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। इसीलिए इस तरह के डीएनए को हम एक्स्ट्रा डीएनए कहते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें, मेन क्रोमोसोम जो है, मेन डीएनए जो है उसमें क्या है? एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के अतिरिक्त बैक्टीरियल डीएनए में कुछ मात्रा में मिथाइलेटेड बेस, फॉर एग्जाम्पल 6 मिथाइल अमीनो प्यूरिन तथा 5 मिथाइल साइटोसिन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का ही डबल बना दिया है, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एक और स्पेशल टाइप का डीएनए पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएनए है। क्या क्या करैक्टर इसमें प्लाज्मिड में हमें दिखाई देंगे? इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, कि ये जो है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मेन डीएनए क्रोमोसोम के अतिरिक्त यह डीएनए या क्रोमोसोम है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर प्लाज्मिड के बारे में पूछ ले जाता है, व्हाट इज प्लाज्मिड? तो आप क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल, कि मेन क्रोमोसोम के अलावा बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी मिलता है, जिसको हम जो है प्लाज्मिड का नाम देते हैं। या तो ये बैक्टीरिया मेन क्रोमोसोम से, या तो ये जो प्लाज्मिड है मेन क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर फ्री हो सकता है। इसे सबसे पहले 1952 में लीडरबर्ग ने बताया था। तो ये सारी बातें आप इसमें नोट कर देंगे, बता देंगे कि इसको जो है प्लाज्मिड को सबसे पहले लीडरबर्ग ने बताया था। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये डीएनए है जो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। कौन सा? प्लाज्मिड के बारे में चल रहा है। प्रत्येक प्लाज्मिड में लगभग 100 जीन्स हैं। ये सभी मेन क्रोमोसोम के समान रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ऑल बैक्टीरियल सेल नॉट कंटेन प्लाज्मिड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट हो। प्लाज्मिड हो भी सकता है और प्लाज्मिड नहीं भी हो सकता। प्रत्येक प्लाज्मिड में नॉन एसेंशियल जीन्स पाए जाते हैं। इसका कारण प्लाज्मिड की प्रेजेंस और अब्सेंस का बैक्टीरिया की लाइफ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्लाज्मिड के अंदर जीन्स भी जो हैं किस काम के लिए हैं? एक्स्ट्रा काम के लिए हैं। अगर हम उन जीन्स को किसी वजह से निकाल दें तो बैक्टीरिया की लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी जो फंडामेंटल एक्टिविटी है वो नॉर्मल होती रहेगी। तो बैक्टीरिया जो है विदाउट प्लाज्मा भी जीवित रह सकता है। प्लाज्मिड में जीन्स भी निम्न प्रकार के हो सकते हैं या निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, और इनको इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है। एक है एफ फैक्टर। एफ फैक्टर वाले बैक्टीरियल प्लाज्मिड होते हैं जिसमें फर्टिलिटी का फैक्टर या एफ फैक्टर पाया जाता है। एक है आर फैक्टर जिसमें रेसिस्टेंस फैक्टर या प्लाज्मिड पाया जाता है। एक है कोल फैक्टर जिसमें कॉलिसिनोजेनी ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो है कॉलिसिनोजेनी पाई जाती है। ये क्या होती है इसको बाद में बता देंगे, आप ज़्यादा डिटेल में ना करके बस आप इतने कर सकते हो कि प्लाज्मिड में कुछ
अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे? एफ फैक्टर वाला प्लाज्मिड, आर फैक्टर वाला, कोल वाला चाहो तो छोड़ सकते हो। प्लाज्मिड कन्फरिंग पैथोजेनिसिटी टू मैमल्स, कि प्लाज्मिड के कारण ये देखा गया है कि मैमल्स में बीमारियां होती हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया जो मैन में डिजीज़ कॉज करता है उसमें हो सकता है प्लाज्मिड प्रेजेंट हो और वो डिजीज़ स्प्रेडिंग में हेल्प करे। मरकरी रेसिस्टेंट प्लाज्मिड होता है। देन डिजेनरेटिव प्लाज्मिड ऑफ स्यूडोमोनास। देन ट्यूमर कॉजिंग प्लाज्मिड, जिसके कारण ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें एगरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, तो टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एगरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो ये एक तरह का एगरोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जिसमें जो प्लाज्मिड पाया जाता है वो ट्यूमर कॉज करता है, इसलिए हम उसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा पेनिसिलेज प्लाज्मिड ऑफ स्टाइफिलोकोकस ओरियस, तो स्टाइफिलोकोकस ओरियस एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो प्लाज्मिड देखा गया वो पेनिसिलिनेज प्लाज्मिड देखा गया। देन क्रिप्टिक प्लाज्मिड, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड जो ग्रुप्स में बटे हुए हैं वो हमें जो है बैक्टीरिया के अंदर, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये जो है आज हमने मेन क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा और पढ़ा हमने आज प्लाज्मिड के बारे में। तो इस डायग्राम को आप बता सकते हैं कि इसमें मेन क्रोमोसोम है और साथ ही में प्लाज्मिड भी दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट जब आपकी वीडियो बनाएंगे तो उसमें और सेल ऑर्गेनल जैसे राइबोसोम है या अन्य भाग है उसको हम इसमें डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।